डायबिटीज या फिर हार्ट से संबंधित सभी बीमारियों को बिना दवाइयों के घर में ही ठीक कैसे करना है, ये आज की बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरु जो कि बहुत ही बड़े वेद के झांता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुजी, आपको प्रणाम। मैं गुरुजी आपसे यह जानना चाहता हूं कि हम अपनी शुगर को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद वह गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अगर हम यह समझ ले कि डायबिटीज है क्या, क्यों होती है, तो यकीन मानिए आपकी ब्लड शुगर पहले हफ्ते में ही नीचे आ जाएगी और 2-3 हफ्ते में तो आप इसे जड़ से उखाड़कर फेंक भी सकते हैं। देखो बेटा, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, लेकिन इस ग्लूकोज से हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए जरूरी है कि ग्लूकोज सेल में एंटर हो और ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने का काम करती है हमारी बॉडी का एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, जिसे पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। आप ऐसे समझो कि जैसे किसी दरवाजे को खोलने के लिए ताले की चाबी लगानी पड़ती है, उसी तरह से सेल के दरवाजे की चाबी है इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को हर सेल में पहुंचाता है, जहां इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज होना तो जरूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। किसी भी गिवन टाइम पर 100 मिलीग्राम पर डीसी ब्लड शुगर होनी चाहिए, लेकिन अगर ये रीडिंग 200 से 300 पार पहुंच जाए तो बॉडी फिर उसे हैंडल नहीं कर पाती है और फिर डॉक्टर कह देते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है, लेकिन क्यों हैंडल नहीं कर पाती है, क्या दिक्कत है। बॉडी को देखो, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज हो जाए तो उसे सेल में पहुंचाने के लिए पैंक्रियास को और इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद सेल ग्लूकोज में इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसुलिन के सिग्नल को भी इग्नोर करने लगते हैं। आप ऐसे सोचो कि कोई एक बस है जो पहले यात्रियों से खचाखच भरी हुई है, अब कोई आके उसमें और लोगों को भरने की कोशिश करे तो क्या होगा। अंदर जो लोग हैं वह इस चीज को रोकेंगे। बस यही सेल के साथ हो रहा है। इंसुलिन कोशिश करता है कि ग्लूकोज सेल में चला जाए, लेकिन सेल तो पहले से ही ग्लूकोज से भरा पड़ा है। तो हो क्या रहा है कि इस टाइम पर सेल्स में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है, ब्लड में भी ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है, जिस वजह से ब्लड गाढ़ा होने लगता है। अब ब्लड गाढ़ा होगा तो बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे पानी में बहुत ज्यादा कचरा मिट्टी हो जाता है तो वह पाइप से रुक रुक के बाहर निकलता है। इसी तरह से ब्लड भी जब हाई ग्लूकोज से गाढ़ा हो जाता है तो ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है, और ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा तो ऑर्गन्स तक ब्लड ठीक से पहुंचेगा ही नहीं। अब ब्लड नहीं पहुंचा तो ऑर्गन में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और यही नहीं, ग्लूकोज चिपकता भी है। तो ये गाढ़ा ब्लड हमारे अलग अलग अंगों की नाड़ियों में जाकर चिपक जाता है, फिर इससे इन्फ्लेमेशन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज बीमारियों की जड़ है। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर हम सेल्स में एक्सेस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दें, ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लें, तो सेल्स इंसुलिन की सुनने लगेगा और बॉडी नॉर्मल चलने लगेगी। लेकिन हम करते क्या हैं? एंटी डायबिटिक गोली तो खाते हैं, लेकिन खाना ऐसा खाते हैं जो कि ब्लड में फटाफट से ग्लूकोज लेकर आए। जैसे कि आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा सेवन करते हैं, उसकी एक बोतल में 8 से 10 चम्मच शुगर की होती है मिठाइयाँ, मैदा, चिप्स। ये सभी उसी टाइम ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो लेकर आती है और फिर बॉडी किसी तरह से इस ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करती है। इसीलिए बेटा, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है। डायबिटीज एक नतीजा है हमारे गलत खान पान का, और यह कुछ ही महीनों में ठीक भी हो जाती है। अगर हम अपना खान पान सुधार लें तो यह ठीक भी हो सकती है। अगर हम ऐसी चीजें खाएं जो ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करें तो कुछ ही टाइम में ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा और हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। बेटा, ये कोई आयुर्वेदिक क्लेम नहीं है, बल्कि लेटेस्ट मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है और यही मानती है। और अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली में तो डायबिटीज जेनेटिक है, तो ये बात जानकर आपको शायद खुशी होगी कि जीन्स का रोल जो होता है वह 10 से 15% ही होता है। स्टडी ये तक कहती है कि गलत खान पान से जीन्स ट्रिगर होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप खान पान सही कर लेते हैं तो जीन्स भी अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। तो बेटा क्या खाएं? ये 7 चीजें आपको खानी है
अगर कोई भी इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर लेता है तो उसकी डायबिटीज जो है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, सही हो जाती है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि सबसे पहला चीज जो है वह है सलाद। आप प्री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक हैं तो भी आपको लंच में और डिनर शुरू करने से पहले एक प्लेट भर के सलाद जरूर खानी चाहिए। स्टडीज में पाया गया है कि खाना खाने से पहले सलाद लें तो ब्लड में शुगर का स्पाइक जो है वह 47% रिड्यूस हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड के मुकाबले सबसे कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो ब्लड शुगर एकदम से रिलीज नहीं होगी और यही तो हमें चाहिए। दूसरा, खाना खाने से पहले अगर हम सलाद खाएंगे तो भूख जल्दी मिट जाएगी और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी डायबिटीज में, खासकर क्योंकि बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। इसीलिए पहले सलाद खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लंच में आप खीरा, ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी वगैरह अच्छे से नींबू, नमक, मिर्ची लगाकर खा सकते हैं। अगर आपको कच्चा सलाद पसंद नहीं है तो सब्जियों को स्टीम कर लें या फिर थोड़ा बहुत आप इसे भून भी सकते हैं, पका भी सकते हैं। लेकिन खाना बहुत ही जरूरी है। पहले अच्छे से एक प्लेट सलाद खाएं और उसके बाद आप अच्छे से खाना खाएं। डिनर से पहले मैं आपको सुझाव करूंगा कि एक प्याज का सलाद खाएं दोस्तों। कच्चा लाल प्याज डायबिटीज के लिए औषधि से कम नहीं है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कुछ ही घंटों में ब्लड शुगर को कम कर देते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें चौरफ और डायबिटीज पेशेंट को खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाह दिया गया और 4 घंटे में ही उनका ब्लड शुगर जो होता है वह 40 पॉइंट तक नीचे आ गया। इसीलिए डिनर से पहले आप प्याज का सलाद जरूर खाएं, लंच से पहले सब्जियों का सलाद और डिनर से पहले प्याज का सलाद। वैरायटी भी अच्छी हो जाएगी और आपकी ब्लड शुगर जो है वह भी कम हो जाएगी। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज है करेला। देखो बेटा, करेला एक बहुत ही बढ़िया चीज है और करेला के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा करेले के ऊपर कई स्टडीज भी हो चुकी है जिसमें यह पता चलता है कि करेला आपके पैंक्रियास को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पैंक्रियास यानी वह अंग जहां इंसुलिन बनता है, तो यह करेला आपके पैनक्रियास को प्रोटेक्ट करके आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। करेला को आप सब्जी बनाकर तो खाते ही हैं, लेकिन अगर आप इसका ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और अच्छे खासे रिजल्ट पाना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 1 ग्लास इसका जूस रोजाना फ्रेश पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इसके जूस का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसका चूर्ण बनाकर भी खा सकते हैं। आप करेले को लेकर उसको सूखा सकते हैं और उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसको पानी के साथ पी सकते हैं। इससे भी आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि अगली चीज जो आपको डायबिटीज में जरूर खानी चाहिए वह है चावल। अक्सर हम अनाज में गेहूं तो खाते ही हैं या फिर चावल खाते हैं, और चावल में भी हम सफेद चावल खाते हैं जो कि ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। दूसरी ओर गेहूं जो है वह एक हाईली इंडस्ट्रियल क्रॉप बन गया है 1960 में। हरित क्रांति के दौरान इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इसके बीजों को हाइब्रिड कराया गया। यह गेहूं आज ग्लूटेन एलर्जी का कारण बन गया है। डायबिटीज में यह नुकसान करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे अनाज हैं जैसे कि मिलेट जो हमारे देश के मूल अनाज हैं, लेकिन आज हम इन्हें खाना छोड़ चुके हैं। इसमें से जो एक डायबिटीज के लिए दवाई है, एक स्टडी हुई जिसमें कुछ लोगों को ओएट्स खिलाए गए और कुछ लोगों की ब्लड शुगर 36% तक कम हो गई, जबकि जौ खाने वाले लोगों की ब्लड शुगर जो है वो 65% तक कम हो गई। वो इसीलिए क्योंकि जौ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो सभी अनाजों में सबसे कम माना जाता है। वहीं गेहूं और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। आप कुछ दिन गेहूं की रोटी की जगह जौ की रोटी खा के देखो, फर्क आपको पता चल जाएगा। अगर आप चावल खाते हैं तो इसकी जगह मिलेट्स ट्राई करो। मिलेट्स में फाइबर बहुत ही ज्यादा होता है। मिलेट्स को 6 घंटे से 8 घंटे तक भिगोकर पकाओ तो चावल का यह एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप इनसे चावल की तरह ही पुलाव, बिरयानी या खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं। 1 महीना गेहूं और चावल छोड़कर आप जौ और या फिर ज्वार पर आ जाओ।
बेटा आगे बात करते हैं। फ्रूट्स की डायबिटीज में अक्सर लोगों को ये डाउट रहता है कि फ्रूट खाए या नहीं। बिल्कुल इसको खा सकते हैं और दोस्तों आपको खाने भी चाहिए। बेटा फ्रूट में एक तो नेचुरल शुगर होता है और दूसरा होता है फ्रक्टोज, जो कि लेबर में इजीली मोटाबोलाइज हेड्स भी बहुत ही ज्यादा होते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करते हैं। आप एक टाइम पर कोई भी सीजन का फ्रूट खाओ, जामुन, सेब, संतरा, पाइनएप्पल, अंगूर आदि, ये सब अच्छे ऑप्शन हैं। जामुन और जामुन की गुठली, ये तो आपको पता ही है कि कितने ज्यादा फायदेमंद है डायबिटीज में। बाकी कोशिश करो कि जो मीठे फल हैं जैसे केला, आम, खजूर, तरबूज, चीकू आप खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इनकी कम रखो। डायबिटीज में कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूट जूस को अवॉइड करके साबुत फ्रूट ही खाएं। इसका कारण है फाइबर। आप ये समझिए कि जितना ज्यादा आप फाइबर वाला खाना खाएंगे उतना ही ब्लड शुगर कम होगा। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रूट जूस आप पी नहीं सकते। मिठाइयाँ, मैदा के एक प्रेस्टीज इन चीज़ों में रिफाइंड चीनी होती है। उसे बॉडी मेटाबॉलिज्म में बेस्ट रहेगा कि आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाएं। उसके बाद भी अगर आपको भूख लगे तो आप दलिया या फिर एयोट्स खा सकते हैं। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि अगली चीज़ है पपी, यानी कि कद्दू। बेटा कद्दू को बहुत सारे लोग सीताफल भी कहते हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जो आपको करीब करीब सारे साल आराम से मिल जाती है और इसकी आप सब्जी बनाकर आराम से खा सकते हैं। आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये कद्दू बहुत ही बढ़िया चीज़ है बेटा। बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको ऐसी दवाई में भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्पेसिफिक आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। बहुत सारी स्टडी भी हो चुकी है कद्दू के ऊपर, जिसमें ये बात साफ हो चुकी है कि इसके अंदर पाए जाने वाला फाइबर जो होता है और जो कंपाउंड होते हैं वह आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि अगली चीज़ जो आपको ज़रूर खानी चाहिए वह है हेल्दी फैट्स। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सब्जी में ऊपर से 1 चम्मच घी डाल देंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, अलसी, सनफ्लावर सीड्स, जिया सीड्स, नारियल, ये सभी बहुत ही हेल्थी फैट्स हैं जो आपको शाम को 5 बजे भूख लगे तो कोई ऐसी चीज़ खाए जिसमें फैट ज़्यादा हो, हेल्थी फैट्स ज़्यादा हो, जैसे नारियल की गिरी बगे हुए ड्राई फ्रूट या फिर भुनी हुई मूंगफली। तेलों में भी रिफाइंड तेल की जगह कच्ची खानी तेल का इस्तेमाल करें। देखो बेटा, रिफाइंड तेल पैनक्रिया ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। पैनक्रियास ही खराब हो जाएंगे तो इंसुलिन बनेगा कैसे? इसीलिए आपको कच्ची खानी का तेल इस्तेमाल करना है। फिर चाहे आप सरसों का तेल ले, अलसी का तेल ले या तिल का तेल ले, नारियल का तेल ले या फिर मूंगफली का तेल भी आप ले सकते हैं। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि आपको साबुत दालें भी खानी चाहिए। डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए धुली दालों की जगह साबुत दालें खानी चाहिए। कारण बिल्कुल सिंपल सा है। धुली दालों के मुकाबले साबुत दालों में एक तो फाइबर ज्यादा होता है, प्रोटीन खूब होता है और इस वजह से ये ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ाती नहीं है। जैसे पीली मूंग की जगह आप हरी मूंग खाओ, इसी तरह काला चना, सफेद चना, राजमा, ये सब आपकी रेगुलर डाइट में होने ही चाहिए बेटा। ये बहुत ही हैवी होते हैं तो आप इनमें ऐसा करें कि आप इन्हें लंच में खा लें। जैसे मूंग दाल, चना दाल आप डिनर में खा सकते हैं। डायबिटीज में काला चना जो होता है वह तो सबसे बढ़िया होता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए चने का सत्तू भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है गर्मियों के लिए। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा अगर बात करें आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए तो देखो बेटा, सुबह ब्रेकफास्ट में हो सके तो सिर्फ आपको फ्रूट ही खाना है। फिर लंच शुरू करने से पहले आपको सलाद खाना है। उसके बाद जौ की रोटी या फिर मिलेट्स के साथ काले चने या कोई हरी सब्जी आप ले सकते हैं। शाम को भूख लगे तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट, चना सत्तू, भुने हुए चने या फिर सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। शाम को डिनर से पहले प्याज का सलाद खाएं, फिर साबुत दाल के साथ जौ की रोटी या फिर मिलेट्स खा लें। बस आपको इतना ही करना है और अगर आपने ऐसा 1 हफ्ते भी कर लिया तो आपकी ब्लड शुगर जो है वह पक्का नीचे आ जाएगी। अगर आप ऐसा 2 से 3 महीने कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी जो ब्लड शुगर है वो जड़ से खत्म होगी। एक आयुर्वेदिक गुरु के पास एक नौजवान लड़का आता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव, आजकल लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है, उनकी सांसें फूलने लगती हैं,
कम उम्र के लोग ही इसका शिकार हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल यह परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो गुरुदेव, इसका बचाव कैसे करें? इसके बारे में आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे और सभी लोगों को इस तरह की परेशानी कभी ना हो। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के को कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे स्वास्थ्य को बिल्कुल बदल सकती है और एक अलग ही शरीर आपका बना सकती है। यह चीज आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करती है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम भी करती है। आजकल के इस व्यस्त जीवन में हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ही ज्यादा आम बात हो गई है। हर दिन लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इन समस्याओं का सामना करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो यह आर्टरी को ब्लॉक करता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। वहीं अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो आज के इस टाइम में जंक फूड और भोजन के गलत समय ने पाचन संबंधित समस्याओं को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब की सब चीजें जो आजकल बहुत ही ज्यादा आम हो गई हैं। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं, तो अगर तुम इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हो, हार्ट अटैक के खतरे को घटाना चाहते हो और अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी मामूली सी दिखने वाली चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके रसोई घर में ही आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप ले लेते हैं तो यह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आगे वह गुरु कहते हैं, जब बात आती है हार्ट हेल्थ की, तो कुछ आंकड़े हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं बताते हैं। हर साल करोड़ों लोग इस संसार में कई सारी दिल बीमारियों से जूझते रहते हैं। जब हमारी आर्टरी ब्लॉक होती है तो ब्लड फ्लो प्रॉपर्टीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इससे हमारा बीपी बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो आपकी आर्टिलरी अगर क्लीन रहेगी तो आपका पार्ट ज्यादा हेल्थी रहेगा, ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। और रही बात पाचन तंत्र की, तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि आज की मॉडर्न डाइट ने हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितनी बुरी तरह से प्रभावित किया है। भोजन सही समय पर ना करना, जंक फूड और स्ट्रेस, ये सभी चीजें डाइजेशन पर बुरा असर डालती है। इसके होने के कुछ संकेत हमारा शरीर देता है, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन। ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कोई तो समस्या जरूर है, जिनको देखने के बाद ठीक करने की हमें सख्त जरूरत है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अपनी हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए लोग अक्सर कई तरीके आजमाते हैं, जो कि सही भी है। यह तरीके हमें आजमाने भी चाहिए। इसके लिए लोग अपने आहार को बदलते हैं और रोजाना शारीरिक गतिविधि करते हैं और कई तरह के सप्लीमेंट भी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तरीकों के साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है, जो कि है इतने दिनों के लिए रोजाना इस तरह का काम करना कई बार हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्राकृतिक चीज है जो ऐसा कर सकती है, जो आपको आसानी से मिल भी जाएगी और वह बिना किसी नुकसान के आपको फायदा देगी। इसके आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, तो चलिए बेटा, जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा आपके लाखों के खर्चे से आपको बचा सकता है, आपकी दिल की नसों को साफ रखता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकता है और आपके पाचन तंत्र को भी सुधार सकता है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, वह चीज है, उसका नाम है अदरक, जो सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। एक अदरक आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा लेती है। अदरक का इस्तेमाल आपके दिल के स्वास्थ्य को मजबूत कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है और पाचन को भी सुधार सकता है। लेकिन बेटा, क्या आप जानते हैं अदरक इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? दरअसल अदरक में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट की तरह यह काम करते हैं, जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और ओवर हार्मोन हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। यही नहीं, अदरक से पाचन क्रिया भी मजबूत होती है, गैस कम बनती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह इस्तेमाल करने में बेहद आसान होता है और यह आसानी से सबके घर में मिल जाता है। इसके आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि वैसे तो अदरक को आप बहुत सारे अलग अलग विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सूखे के रूप में
गीले के रूप में किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको खाना खाते समय खाने के साथ खाते हैं तो यह सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है और साथ ही साथ यह तरीका बहुत ही आसान भी होता है। इसके लिए आज मैं आपको अदरक को इस्तेमाल करने का यही तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको अदरक को खाने के साथ खाना होगा। इसके आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, तो जैसा कि बेटा मैंने तुम्हें बताया कि अदरक को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इसको खाने के साथ चबा चबा कर खाना आखिर इतना ज़्यादा फायदेमंद क्यों होता है। बेटा इसका सबसे पहला पॉइंट है बायो अवेलेबिलिटी। जब आप फ्रेश अदरक को खाते हैं तो इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जैसे कि जिंजरोल और शेगोलास, ये सीधा आपके शरीर को मिलते हैं और इनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है। दूसरा पॉइंट है पाचन में सहायता। ताज़ा अदरक को जब आप चबा चबा कर खाते हैं तो यह आपके सलाइवा के अंदर एंजाइम्स को उत्तेजित करता है। इतना तेज फायदा अदरक की चाय या फिर अदरक का पानी पीते हैं उससे नहीं मिलता है, सिर्फ यह अदरक को चबा चबा कर खाने से ही मिलता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अदरक को प्राकृतिक तरीके से प्रयोग में लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और एडिटिव से बच जाते हैं, जो कि कई बार सप्लीमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं और इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अदरक को चबा चबा कर खाने से आपको ज़्यादा बढ़िया फायदा मिलता है और यह ज़्यादा सुरक्षित भी है। और इसी तरह से अदरक को कंज्यूम करना आपके डेली डाइट में एक नया फ्लेवर और एक नया टेक्सचर भी ऐड करता है, जो कि आपकी मील्स को ज़्यादा आनंदित बनाता है, आपके खाने को ज़्यादा आनंदित बनाता है। तो अगर आप भी रोज़ाना के आहार में कुछ नया और हेल्थी फायदेमंद चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अदरक को आपको खाने के साथ खाना आज ही शुरू कर देना चाहिए। इसके आगे वह युवक उन गुरु से एक सवाल पूछता है कि गुरुदेव आपने कहा कि अदरक खाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है, कच्चा खाने में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, लेकिन इसको खाएं तो खाएं कैसे? क्योंकि कच्चा अदरक अगर हम चबा लेते हैं तो उससे कई बार हमारा मुंह जल सकता है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा आपको अदरक को लेकर ऐसे ही मुंह में डाल के नहीं चबाना चाहिए। इसके लिए पहले आपको अदरक को थोड़ा सा तैयार करना है। आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसको पहले आप छीन लीजिए या फिर इसको आप बारीक बारीक छिलके काट भी सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच या आधा चम्मच इसके टुकड़े लीजिए, उसको आप अपनी सब्जी में ऊपर से डाल लीजिए या छिड़क लीजिए और आप ऐसे ही खा लीजिए, या फिर आप इन टुकड़ों को लेकर एक एक कर अपने निवाले के साथ लगाकर भी खा सकते हैं। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा बहुत से लोग अदरक को गर्मी के मौसम में खाने से डरते हैं, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं तो लोग सोचते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर हम अदरक खाएंगे तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। अदरक को अगर आप इस तरीके से खाने के साथ खाते हैं तो 999% लोगों को ऐसे खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको मात्रा का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक पूरे दिन में आप आधा से लेकर 1 चम्मच तक ही कटा हुआ अदरक खाइए या घिसा हुआ अदरक खाइए, इससे ज्यादा आपको नहीं खाना है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें और यह जान लें कि आप अपनी दवाइयों के साथ इसको खा सकते हैं या फिर नहीं। यह आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। बेटा इस तरह के प्राकृतिक चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना न सिर्फ आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि यह टिकाऊ भी होता है। यह आप खुद देख सकते हैं कि कैसे अदरक को अपने खाने के साथ खाने से आपके डेली मील्स को इंक्रीज करता है। यह साधारण है, स्वादिष्ट भी है और सबसे महत्वपूर्ण यह सबसे बढ़िया हेल्थी भी है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा वैसे तो अदरक लगभग सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन बेटा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अदरक नहीं खानी चाहिए। सबसे पहला, गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिला को अदरक का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित कर सकता है, जिससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा, रक्तस्राव की समस्या वाले लोग अदरक को पतला करने का काम करता है, इसीलिए रक्तस्राव की समस्या वाले लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, अत्यधिक वजन कम वाले लोग अदरक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जो वजन कम करने में सहायक होता है। इसीलिए ऐसे लोग जिनका वजन बहुत ही ज्यादा कम है, ऐसे लोगों को अदरक का सेवन सावधानी से करना चाहिए। चौथा, डायबिटीज के मरीज। अदरक रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है,
इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। 5वां, गुर्दे की समस्या है। अदरक का अधिक सेवन गुर्दे की समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसीलिए गुर्दे की समस्याओं से पीड़ित लोगों को इसका सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। 6, पित्त प्रकृति वाले लोग अदरक का सेवन पित्त की पत्थरी वाले लोगों की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए उन्हें इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, वैसे तो अदरक को खाने से बहुत ही ज्यादा फायदे मिलते हैं और ये आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाती है, लेकिन अगर आप अदरक का प्रयोग कुछ ऐसी चीजों के साथ करते हैं जिसके साथ अदरक को खाने से आपको समस्याएं हो सकती हैं, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहला, उस व्यक्ति को अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए जो अपने खून को पतला करने की दवाइयां ले रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी दवाइयों के साथ अदरक का सेवन करते हैं तो रक्त स्राव की समस्या आपको हो सकती है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो मधुमेह से पीड़ित है और उसकी दवाइयां वह खा रहा है, तो उसको भी अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रक्त चक्रा का स्तर यानी ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है और आपको बहुत सारी गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। साथ ही कुछ लोग बहुत सारी जड़ी बूटियां और सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी आपको को सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही कुछ लोगों को तली भुनी चीजें खाने का बहुत शौक होता है, तो अगर आप तली भुनी चीजों के साथ अदरक का सेवन करते हैं तो यह भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीजों को अदरक के साथ खाने से एसिडिटी और गैस की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अदरक खाने के ये फायदे आपको मिलते हैं और इस तरीके से सुरक्षित रूप से आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अदरक आपको स्वास्थ्य लाभ दे और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं।